हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे थे, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। उसके हम लोगों ने डीसी 1 के यूनिट ब्लॉक 1 को कर दिया है। अभी हम लोग डीसी 2 और डीसी 3 की भी पढ़ाई हमने शुरू कर दी है। तो डीसी 2 जो उसका सेकेंड पेपर है, उसका यूनिट 1 ब्लॉक 1 के यूनिट 1 के पार्ट 1 को हमने अपलोड किया था। आज हम उसके पार्ट 2 की पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, एक्शन, इंटरैक्शन एंड बैलेंस। ठीक है, कि पोषक तत्व जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से दूसरी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और कैसे बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं भोजन जो होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पोषक नहीं होते हैं। ठीक है, तो बॉडी को हर एक पोषक तत्व बिल्कुल सही मात्रा में मिलना चाहिए। ठीक है, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और पानी जो है वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में मिलने चाहिए, इसलिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा साइज़ होता है, तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी ज़्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए। विटामिन और मिनरल जो है बॉडी को छोटे कम मात्रा में भी मिलने से चलेगा, उतनी ही ज़रूरत है बॉडी को, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो छोटा होता है उसे माइक्रो कहते हैं। ठीक है, पर ये सारे ही जो हैं स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है। हर एक पोषक तत्व का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम जो है वो मदद करता है, मिनरल कैल्शियम जो है हमारे जो है स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए है ना, हड्डियाँ मजबूत बने और दांतों के लिए। ठीक है, तो ये कैल्शियम का एक्शन है, कैल्शियम का यह काम है। इसी तरह अलग अलग पोषक तत्व का अपना अपना फंक्शन होता है, वो लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस उदाहरण पे वापस अगर आए कि बोन्स और टीथ में है ना, हड्डियों और दांतों में और भी मिनरल होते हैं, जैसे फास्फोरस होते हैं। यानी कि शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही चाहिए, सही अमाउंट में, हाँ, और सही मात्रा में चाहिए, ताकि नॉर्मल ग्रोथ हो बोन्स और टीथ का, ठीक ठाक ग्रोथ हो। ठीक है, और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ से हम लोग क्या समझते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होके रहे, बोन ऐसे टेढ़ा मेढ़े नहीं हो, टीथ ठीक ठाक हो, तो उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ठीक है, इसीलिए हम लोग को क्या ज़रूरत होता है कि ये जो दो पोषक तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके बोन और टीथ को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये उनके बीच का इंटरेक्शन हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और बॉडी ऑर्गन्स को ठीक रखेंगे, बॉडी पार्ट्स को ठीक रखेंगे। अब आ जाते हैं बैलेंस के कॉन्सेप्ट पे। बैलेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सकते हैं, फिर से हम लोग उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को। अगर डाइट में हमारे खाने में फास्फोरस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी को जो है कैल्शियम लेने नहीं देगा। बाहर से हम कितना भी कैल्शियम खाएं, हमारा बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह एक इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस के कारण, और उसके कारण हड्डियों और दांत पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस को हम कैसे ठीक कर पाएंगे? अगर हम दोनों सही मात्रा में लेंगे, सही मात्रा में कैल्शियम भी लेंगे, सही मात्रा में फास्फोरस भी लेंगे। ठीक है, बैलेंस का मतलब यह है कि जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए सही मात्रा में, सही अनुपात में चाहिए, और वही बैलेंस है, वही ज़रूरी है सही हेल्थ के लिए, बेहतर अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसका ही ज़रूरत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे के यूनिट्स में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी, कि हमारा शरीर किस तरह से इन पोषक तत्वों को और भोजन को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, हम लोग खाना जो हमारे मुंह से खाते हैं, फिर उसे चबाते हैं, फिर उसे निगल लेते हैं, फिर वो हमारे जो ईसोफेगस है, खाने की नली है, उससे पार होके वह हमारे स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, फिर वहाँ पे भी कुछ वो थोड़ा दबता है, सिकुड़ता है, फिर वहाँ से निकल के वो लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में जाता है, जो ट्यूब स्ट्रक्चर पूरे घूमे हैं, गोल कॉइल्ड होके घूमे हुए हमारे शरीर में, उसमें जाता है। ठीक है, तो ये सब समय जब खाना के ऊपर ये सब काम हो रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है, तो फूड का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बदल जाता है। ठीक है, वो जिस तरीके से हमने खाया था वो उस प्रकार में नहीं रहता है, अब वो बॉडी को यूज़ करने के तरीके में चेंज हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे या हाजमा जो कहेंगे। ठीक है, एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो पोषक तत्व है अब वह शरीर में आ गए हैं सही रूप में, और शरीर अब उनको यूज़ कर सकता है, उसको इंटेस्टाइन से ब्लड में ले जाता है।
ठीक है। तो ये प्रोसेस कि जब जो है खाने से पोषक तत्व निकल के इंटेस्टाइन में आ गए हैं और इंटेस्टाइन से उसे ब्लड सोख लेता है और शरीर में दूसरे जगहों पे ले जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर जो है ब्लड वो पोषक तत्व को हमारे बॉडी के हर एक सेल पे पहुंचा देता है, जहाँ की हर एक सेल उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। अब आगे आते हैं सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि आखिर पोषण का सामाजिक असर क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, सांस्कृतिक एस्पेक्ट क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट क्या होता है और इकोनॉमिक आर्थिक एस्पेक्ट क्या होता है। मतलब कि ये सब के नज़रिए से हम लोग पोषण को देखेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स है, सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक फैक्टर है, वो सब बताता है कि किस तरीके का एक पर्टिकुलर डाइट पैटर्न खाना चाहिए, है ना। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं ना। तो हम लोग जो है किसी एक आदमी को बता देंगे हाँ ये खाओ, ये एक पोषक तत्व से मिला हुआ ठीक ठाक भोजन है, पर वह चीज़ हो सकता है उस व्यक्ति को पसंद ना हो, क्योंकि उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है वह अलग है, वो अलग बैकग्राउंड से आता है। और जो है साथ ही साथ हम उसको सजेस्ट तो कर रहे हैं, पर उसके पहले ये भी सोचना पड़ता है कि उस व्यक्ति को कुछ खानों से रिएक्शन तो नहीं है, हाँ, उसको नहीं देना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि नहीं मीट मछली प्रोटीन में बहुत प्रोटीन होता है वो खाओ, पर वह व्यक्ति अगर वेजिटेरियन होगा या जैन होगा तो वो मना करेगा उसे खाने के लिए, ठीक है। तो जो है वो व्यक्ति के अपना सामाजिक और जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का पोषक वाला खाना खाना चाहिए। साथ ही साथ कौन सा खाना किसे रिएक्शन करता है वो भी देखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशन, आर्थिक स्थिति भी यह बताती है, हम लोगों को समझा देती है कि क्या खाना हम खा सकते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे पास जितने पैसे उतने में हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी बताती है। अब ये हर एक एस्पेक्ट पे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग, ठीक है। फूड का एक स्पेशल मीनिंग होता है सामाजिक और सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में। आप जानते हैं हम लोग के जितना भी पुराना वैदिक ट्रेडिशन है ना, वैदिक काल के समय का जो भी परंपराएं हैं उसमें खाने पे जोर दिया जाता है, कहा जाता है कि वो जीवन दाता है खाना, ठीक है। और वो आगे ये भी बताता है कि खाने से कुछ खाने से हम लोग को स्पेसिफिक क्वालिटी मिलता है, ठीक है। वही वैदिक परंपरा ये भी बताता है कि सात्विक खाने से क्या होता है कि दिमाग की शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, रचनात्मक शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति को एनर्जी मिलता है और वो बहुत ही खुश रहता है अगर सात्विक भोजन करे तो। सात्विक भोजन आप जानते हैं ना, मीट मछली नहीं रहेगा, तेल बहुत ही कम रहेगा, सीधा से बॉयल सा रहेगा, तो वो सात्विक भोजन कहलाएगा, ठीक है। उससे व्यक्ति खुश भी रहता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिगार्डेड एज अ प्रोमिनेंट सात्विक फूड। सबसे ज़्यादा सात्विक भोजन क्या है? दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो राजस्टिक फूड है, ठीक है, राजस्टिक फूड क्या है कि जिसे खाने के बाद हम बड़े खुश हो जाते हैं, हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, लगता है हाँ और एक बार खाएंगे और एक बार ये खाना खाए, उत्साह हो जाता है कि हाँ ऐसा खाना दूसरे तरीके से बनाएंगे। वो राजस्टिक फूड है जो कि इंसान में पैशन स्टिमुलेट करता है, उसे बहुत ही खुशी देता है और उसे बहुत लगाव बना देता है उन खानों से उसके भीतर, ठीक है। वो राजसिक खाना है जिसमें कि मीट मछली अंडे और जो है गाय का मीट और जो है पिग का मीट भी है। देखिए इसमें क्या है, राजसिक खाने में है मीट मछली और अंडे हैं, जबकि पिग का मीट जो है और गाय का मीट जो है उसको तामसिक खाने की कैटेगरी में रखा गया है। एक सात्विक है जो कि पूरा वेज खाना होगा, बहुत ही कम तेल से बना हुआ। एक राजसिक है मीट मछली अंडे, और तामसिक खाना क्या है, पिग और गाय का मीट है, वो तामसिक खाना है। ये सब खाना खाने से क्या होता है, सात्विक को छोड़ के बाकी ये सब खाना, राजसिक और तामसिक खाना खाने से हम लेथार्जिक बन जाते हैं, हम आलसी बन जाते हैं, हम डल बन जाते हैं, हम में चमक नहीं रहती है। हाँ,
तामसिक खाना में क्या है, तामसिक खाने में बासी खाना भी आता है जिसे बार बार गर्म किया जा रहा है, ठीक है। और जो इम्प्योर है, जो साफ़ सफाई से नहीं बनाया गया है, वो सब तामसिक खाने में आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस तरह से, ये पुराना व्यू है खाने का, है ना। पुराना सोच है, एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो है ये पुराना जो है ये सब एक पुराना एक सोच है खाने का। अब जो है उसको हम लोग अपने मॉडर्न सोच के साथ देखेंगे। आज हम लोग सब समझते हैं कि कुछ कुछ तरह के भोजन या कुछ कुछ तरह के जो है कैटेगरी के भोजन जो हैं वो हमारे हम में से सब लोग ये नहीं मानते हैं कि जो है, बहुत सारे लोग ये मानते नहीं हैं कि ये कुछ कुछ तरह के खाने या कुछ कुछ तरह के कैटेगरी के खाने जो हैं वो हमारे व्यवहार पे भी असर डालते हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे या घरों में जहाँ पे अक्सर जो है पहले के बने हुए खाने को गरम गरम करके खाया जाता है, उसको वैदिक परंपरा में सबसे लोएस्ट स्टेटस दिया जाता है। बोलता है कि ये जो है ये वो तामसिक खाने की कैटेगरी में आता है और वो बहुत ही ख़राब है, वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये एहसास हुआ ना कि किस तरह पोषण जो है वो अपने बॉडी से तो जुड़ा हुआ ही है ये पोषण, साथ ही साथ जो है पोषण इस बात से भी जुड़ा है कि हमारे शरीर जो है उन पोषक तत्वों को किस तरह हैंडल कर रहा है या दूसरे खाने के तत्वों को किस तरह से हैंडल कर रहा है। और साथ ही साथ इस पे भी जुड़ा हुआ है कि वह फूड दूसरे आदमी को जिसके हम दे रहे हैं वो भोजन, वो उसको स्वीकृत है कि नहीं, ठीक है। हम लोग किसी एक कम्युनिटी के मेंबर लोग से यह आशा नहीं रख सकते कि हम लोग जो भी खाना दे वो तुरंत स्वीकार कर ले, सिर्फ यह बात सोच के कि वह पोषक तत्वों से भरपूर है। यह हम लोग कभी भी आशा नहीं कर सकते कि दूसरा कम्युनिटी हमारा यह बात मान लेगा, ठीक है। हम लोग को खाना अगर उनको देना है तो हमको उनकी नज़र से सोचना होगा कि क्या यह खाना उनके संस्कृति वाले मानेंगे या उधर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या यह खाना प्रेस्टीज फूड है, ऊंचे स्टेटस का है, हाँ, क्योंकि जो है उच्च स्टेटस का है कि नहीं खाना, मतलब कि जिसको जो है हम वो भोजन दे रहे हैं वो उसके आर्थिक स्थिति को मैच करता हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हायर स्टेटस है कम्युनिटी में, जो पैसे से मजबूत लोग हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे क्वालिटी का खाना खाते हैं और जो है वो लोग खाने का सोच भी उनका अलग है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो उनको कुछ खाना देने से पहले भी हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि उनके स्टेटस से ये खाना मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर ये भी है कि उस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, क्या सब लोग को वो खाना खाने का परमिशन है कि नहीं है, कि कुछ लोगों को वो खाना खाने का परमिशन नहीं है। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम लोग जो खाना दे रहे हैं हो सकता है उसे खाने का परमिशन नहीं हो, ठीक है। तो ये सब दिखाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने माइंड में सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड को भी अपने माइंड में ध्यान में रख के चले। जब हम लोग किसी को जो है वो जिस तरीके से खाता है उससे बदला हुआ खाना देंगे, उसके खाने के प्रैक्टिस को मॉडिफाई करके अगर उसे भोजन हम लोग देंगे तो हमको उसके सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड को भी दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब है साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, ठीक है, कि जो है कि खाने का एक मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर है वो भी बहुत असर डालता है हम पे कि हम क्या खाते हैं। देखिए एक उदाहरण के समझते हैं। अहमद जो है एक 5 साल का लड़का है, उसे टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है। वो बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट टीवी में देखता है जो कि खाने से रिलेटेड है, जैसे इंस्टेंट नूडल, मैगी जैसे जो होते हैं कि तुरंत नूडल बन जाए, इंस्टेंट नूडल, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, जो तरह तरह के शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, टॉफ़ी और चॉकलेट, हर दिन वो उनका एडवर्टीज़मेंट देखता है। उसकी मम्मी अक्सर नाराज़ हो जाती है क्योंकि वह चाहती है, क्योंकि वह लड़का अहमद जो है वो हमेशा चाहता है कि जो खाना वो टीवी पे देख रहा है उसकी माँ वो ही ख़रीद के ला दे, पर वह उसे समझाना चाहती है कि ये सब तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
ठीक है। इसी तरह ये जो है सरोज जो है, सरोज नाम की एक लड़की है जो कि एक प्री स्कूलर है, मतलब अभी स्कूल के पहले के समय है, जो पहले बच्चे जाते हैं 3 साल होने पे, वो प्री स्कूल में जाती है। तो उसका बड़ा भाई जो कि काफ़ी शैतान है, वह उसे अच्छे से समझाता है, हाँ, उसे वो कन्विंस कर देता है कि करेला जो है एक्चुअली करेला एक सब्जी नहीं है, वह एक चूहा है जिसे उसने देखा था फ्राई होते हुए, ठीक है। तो अब जब उसकी माँ वह करेले को फ्राई करती है, हाँ, तो फ्राई करने के बाद वो देखने में शायद चूहा जैसा ही दिखे, सरोज की माँ ने जब बनाया, तो ये उसके दिमाग में सरोज के दिमाग में ये रह जाता है कि बड़े होने के बाद भी उसके दिमाग में ये बात रह जाएगी कि वह करेला नहीं है, वह एक चूहा फ्राई किया हुआ है और वह उसे कभी भी नहीं खाएगी, ठीक है। इसी तरह सरला जो है, उसने अभी तुरंत एक नए बेबी बॉय को जन्म दिया, एक नए लड़के को जन्म दिया है, ठीक है। और वो बड़ी खुशी खुशी से तिल के लड्डू खा रही है, पंजीरी खा रही है और घी खा रही है, हाँ, क्यों? क्योंकि वो विश्वास है कि ये सबसे दूध अच्छे से बनेगा और वो बच्चे को दूध पिला पाएगी, ठीक है। तो ये जो तिल के लड्डू हैं वो किसके बने रहते हैं? गुड़ और सेसमे तिल के बने रहते हैं, तिल के बीजों से बने रहते हैं। पंजीरी जो है वो पूरे होल व्हीट जो होता है, गेहूं के आटे से और चीनी से, उसमें कुछ काजू वगैरह डाला रहता है और थोड़ी घी डाली रहती है, इससे बने रहते हैं। तो सरला ये सब चीज़ें खा रही हैं। तो आपने देखा, आप ये सारे उदाहरण आपने देखा, आपने नोटिस किया ना कि लोगों का एटीट्यूड कैसा है वो बताता है कि वो क्या खाएंगे, ठीक है। लोगों का जैसा एटीट्यूड है, जैसा उन्होंने एक धारणा सोच बनाई हुई है, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे खाने की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। हम लोग के खाना जो हम लोग चुनते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं, उसको बहुत सारे फैक्टर उस पर असर डालते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सब उस पर असर डालते हैं, फिर हमारे आसपास के लोगों का एटीट्यूड, हाँ, कि लोग क्या बोल रहे हैं, खाना कैसा है, उस पर भी असर डालते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग के आसपास जो बहुत सारी चीज़ें हम पे असर डालती हैं, ठीक है, उससे अगर हम लोग रिएक्ट कर ले, जैसे कि उस बच्ची ने किया, तो उसे करेला चूहा ही लगा, तो उससे हम लोग रिएक्ट कर ले, तब हम लोग जो है हम लोग तब सेलेक्टिव चीज़ खाने लगेंगे, जो हमको ठीक लगेगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे और कितनी मात्रा में खाएंगे ये भी हम सोचने लगेंगे, ठीक है। जो अक्सर जो है एक उदाहरण है कि एक बच्चा जो है उसको जब ये एहसास होता है कि वो इनसिक्योर है, असुरक्षा का भावना उसे होता है, या वो इन्फीरियर है, दूसरे से कम है किसी चीज़ में, तो वह उसका माइंड परेशान रहता है, तो वो बहुत खाने लगता है, ठीक है। दूसरा बच्चा जो है उसको भी यही फीलिंग हो रही है, असुरक्षा की भावना हो रही है और इन्फीरियरिटी उसको भी हो रही है, तो वो कैसे इस फीलिंग से लड़ता है? वो कम खा खा के लड़ता है। एक बच्चा ज़्यादा खा खा के लड़ रहा है, एक कम खा खा के। तो हर एक प्राणी का, हर एक इंडिविजुअल का खाने के ऊपर रिएक्शन अलग अलग है, ठीक है। खाने के ऊपर रिएक्शन हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है और इसीलिए जो भी लोग हैं हमारे आसपास, उनके कारण जो भी लोग हमारे आसपास है, तो उनका जो ईटिंग पैटर्न है वो हमारे ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक असर छोड़ता है और उस असर के कारण हमारा भी खाना खाने का पैटर्न बदल जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ फूड। कि आर्थिक स्थिति खाने की क्या है, ठीक है। पैसा जो है खाने के लिए पैसे की खर्च करना ही पड़ता है खाने के लिए, ठीक है। जितना पैसा हम खर्च करेंगे हमारे खाने पे, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा कारक है जो हमें बताता है कि हम लोग क्या खाएं और कितना खाएं। जैसे जितने पैसे रहेंगे हमारे पास उस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग के डाइट में हम लोग वो खाना इंक्लूड करते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाता है और जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं, जितने हम उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये प्रैक्टिकली सोचे तो ये बहुत ही सही बात है।
जो आदमी जो है वो बिल्कुल सस्ते खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके पास उतने पैसे भी नहीं हैं, उसको अगर हम बोलेंगे नहीं तुम महंगे महंगे खाने खाओ, तो ये पॉइंटलेस है, वो नहीं खा पाएगा। वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो देखेगा कि नहीं, ये महंगे खाने का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, इसके अलावा और क्या इस टाइप का खा सकते हैं जो कि सस्ता रहेगा और उतना ही पोषक रहेगा। हाँ, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो और फिर कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि लोग जो है वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि जो सस्ता वाला जो खाना होता है जो कि पोषक भी होता है, कई बार हालात ऐसे होते हैं कि लोग वो भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि खाना या भोजन जो है लोगों के रीच में हो, लोगों के पहुंच के भीतर हो। ठीक है, लोगों के पहुंच के भीतर हो, ये ज़रूरी है। और खाना जो है जितने भी जनसंख्या के पार्ट्स हैं, जितनी भी जनसंख्या है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सबको ही बराबर बांट के मिलना चाहिए खाना। ठीक है, इंडिया में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, खेतों का उत्पाद बहुत बढ़ गया है, पर फिर भी हर किसी को खाना नहीं मिल पाता है। आज भी ऐसा दिन है जब बहुत लोग को ज़रूरत जितना है उतना खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यह जो है एक बहुत ही बड़ी आर्थिक स्थिति है यह, जो कि सबके लिए चिंता का विषय है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हम लोग का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? हम लोग का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि हम लोग ये ध्यान दें कि हर एक जो इंडिविजुअल है सबका सही हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। ठीक है, तो हम लोग जो है ये पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके एंड में हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग एक्सपर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एक्सपर्ट अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं उनसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि हम लोग जो है ये बहुत सारे प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से हम इन प्रश्नों के आंसर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कैसे उन लोगों से मिलेंगे जिनके पास जो है पैसे नहीं हैं कि वो सही अमाउंट का खाना खरीद सके। क्या हम लोग को उनको काम करने के बदले फूड पेमेंट में देना चाहिए, खाना पेमेंट में देना चाहिए, या हम लोग को जो है कोशिश करना चाहिए कि हम उनको एक्स्ट्रा खाना दें, सस्ते दामों में हम उनको एक्स्ट्रा खाना अवेलेबल करा दें, या फिर उनको हम लोग फ्री में या पैसे लेके खाना दें। ठीक है, फिर है कि कितना खाना हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए, खेतों में उत्पादन करना चाहिए ताकि हर एक आदमी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाए। हम लोग ये कैसे ध्यान रख सकते हैं कि खाना हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा हो, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को पहुंचा हो। ठीक है, जो हम लोगों ने ये राशन के दुकान बनाए हुए हैं या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के दुकान बनाए कि आम जनता को सस्ते दामों में दिया जाएगा, वो सब जितने बनाए हैं दुकान, क्या वो ठीक है कि उससे ज़्यादा दुकानों की ज़रूरत है? फिर किस तरह का खाना उगाना चाहिए खेतों में? हाँ, क्या हमें दाल ज़्यादा उगाना चाहिए या ऑयल सीड ज़्यादा उगाना चाहिए? इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और ये जो क्वेश्चन है इनको सुलझाना और भी मुश्किल लगता है। ठीक है, वो बहुत टाइम लगता है उसमें, और लगातार जो है लोग मिल के काम करेंगे तब जो है वह ठीक से हो पाता है, ये इश्यूज़ हैंडल हो पाता है। ठीक है, तो इसमें समय लगता है। इसमें जो है कौन कौन मिल के आपके साथ काम कर रहे हैं? प्लानर होंगे, किसान होंगे, सप्लायर होंगे, कंज्यूमर जो वो फूड प्रोडक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, वो सब जो है समय अपना उन सब को मिला के और ये उन सब के सहयोग से समय लगेगा जब हम लोग ये सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे, ये सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पोषण और स्वास्थ्य के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं उसमें। तो आज मैंने DC2 किया है, जल्दी आपको DC3 का भी और एक पार्ट अपलोड होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।